नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फा एग्ज़ाम पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपी का एग्ज़ाम बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। आरपीएफ की भी जो वैकेंसी है उसका भी जो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द 1-2 हफ्तों के अंदर रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब चुनाव लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो अपनी तैयारियों में फिर से जुट जाइए। और इसी के तहत मैं आपको लेकर आया हूँ भारत की इतिहास का एक क्वेश्चन, जिसमें हम क्रमवार देखेंगे कि कौन सी घटनाएं कौन कब कब घटी हैं और कौन सी युद्ध कब हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण युद्धों की सीरीज है और संधि है, और हर संधि को डिटेल में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है अल्फा एग्जाम पॉइंट, और उस अल्फा एग्जाम पॉइंट में बाबू आरपीएफ की क्लास कंडक्ट कराई जा रही है, जिसको पढ़ा रहे हैं आपके चंदन सर। प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम, और रीजनिंग की क्लास लेंगे आपके सर्वेश सर, और उसमें फिजिक्स की क्लास, साइंस की क्लास लेंगे आपके राकेश सर। तो बिल्कुल भी तैयार हो जाइए। अगर आपने आरपीएफ का फॉर्म भर रखा है तो तैयारी इसी चैनल से कर लीजिए, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के द्वारा कराई जाएगी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने प्रमुख युद्धों की सीरीज को। तो हमारी पहली युद्ध की सीरीज है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध और तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध। बहुत कम बच्चों को ये तीनों कर्नाटक के युद्ध याद होंगे, और कब कब ये हुए हैं, किसके किसके साथ हुए हैं, सारी बातों को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो पहला कर्नाटक का युद्ध याद रखिएगा 1746 से हुआ है, 1748 तक हुआ है। ये युद्ध किसी भी भारतीय राजा के साथ नहीं हुआ। यह युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, मतलब कि दो यूरोपीय देशों के बीच। और इस युद्ध में संधि जो होती है एक्स क्लास सैपेल की संधि होती है। एक इंपॉर्टेंट संधि मानी जाती है एक्स क्लास सैपेल की संधि, जो हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है कि एक्स क्लास सैपेल की संधि किसके बीच हुई थी। तो आपको भूलना नहीं, ये हुई थी फ्रांसीसियों के बीच और ब्रिटिश के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1748 में हुई थी। किस युद्ध के बाद हुई थी? तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद ये संधि हुई थी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। बात करें दूसरे युद्ध की, तो 1750 से 1754 तक हुई थी। ये भी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई थी। इसमें फ्रांस की तरफ से डुप्ले ने युद्ध किया था और ब्रिटेन की तरफ से गोडकू ने युद्ध लड़ा था। यह युद्ध अनिर्णित रहता है, बीच में ही छोड़कर सभी लोग पीछे हट जाते हैं। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। अब बात करें तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध की, तो यह भी 58 से लेकर 63 तक होता है। अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट युद्ध लड़ने आता है और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली युद्ध के मैदान में उतरते हैं। लेकिन इस युद्ध में फ्रांसीसी युद्ध हार जाते हैं और फ्रांसीसी अपनी एक मुश्त जगह को छोड़कर एक छोटे से जगह में सिमट जाते हैं, और जिसके बाद पेरिस की संधि हो जाती है और ब्रिटेन इसमें विजयी हो जाता है। तो इतनी बातें आपको कर्नाटक युद्ध से समझ के रखनी है, याद रखनी है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं बैक हट जा रहा हूं ताकि सारी बातें एक जगह आपको मिल जाए। और इसी युद्ध के बीच में एक और युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसका नाम है वाडीवास का युद्ध। और वाडीवास का युद्ध बाबू हुआ था 1760 में। वाडीवास का युद्ध, और इसको भी किसने जीता था? ब्रिटेन ने जीता था, फ्रांसीसियों के साथ हुआ था। इसका नाम है वाडीवास का युद्ध। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ये भी किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों के बीच प्लस ब्रिटेन के बीच। जीता कौन था इसमें? ब्रिटेन जीत गया था। ठीक है, आपको इतनी बातें इसमें से याद रखनी है, और इससे ज्यादा कोई भी चीजें आपको घुमा के कर्नाटक युद्ध से नहीं पूछी जा सकती हैं। अगर आपने इसको पढ़ के जा रहे हैं अपने एग्जाम में, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो समझ लीजिए कि आप प्लस पॉइंट में रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है? अगला है बाबू आपका प्लासी का युद्ध। एक भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्धों की चर्चा की जाए तो प्लासी का युद्ध उसमें से एक है, जो कि लड़ा गया था 23 जून। आपको युद्ध के सन के साथ दिनांक भी याद रखनी, क्योंकि यह महत्वपूर्ण युद्ध है। 23 जून 1757 को लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के राजा सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव की सेना इसमें विजयी होती है, जिसका कारण होता है कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है जिसका नाम था मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर देता है, जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव विजयी हो जाता है। मीर जाफर के साथ वादा करता है रॉबर्ट क्लाइव कि अगर हम लोग बंगाल पे विजय पा जाएंगे तो बंगाल का तुम्हें शासक बना दिया जाएगा, जिससे कि शासक बनने की लालच में मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर देता है और सिराजुद्दौला और उसका लड़का बंदी बना लिया जाता है।
बात आगे करते हैं। उसके बाद जो युद्ध होता है उसका नाम है बक्सर का युद्ध। ये एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है भारतीय इतिहास की परिप्रेक्ष्य से, जो कि डेट याद रखना है आपको 22 अक्टूबर, 23 जून प्लासी का युद्ध, 22 अक्टूबर बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और अंग्रेजों की तरफ से भारत का सामना करने आए हेक्टर मुनरो ने अपनी महत्वपूर्ण युद्ध कुशलता की वजह से इस युद्ध को भी आसानी से जीत लेता है। इस युद्ध में भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसमें शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, तीन तीन राज्यों की सेनाएं एक साथ लड़ने आती हैं, फिर भी अंग्रेजी सेना के सामने हार जाती हैं। जिसके बाद भारत अपनी आधीनता, आधा भारत पूरा युद्ध हार जाता है, जिसके बाद भारत पर अंग्रेजों का आधा अधिकार हो जाता है। बात करें हेक्टर मुनरो की, तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के लिए ही बुलाया गया था। अब बात कर लेते हैं शुजाउद्दौला की। तो बाबू प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला था, वहां देखेंगे, यहाँ शुजाउद्दौला है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला। ठीक, शुजाउद्दौला की बात करें तो शुजाउद्दौला कहाँ के राजा थे? तो शुजाउद्दौला बाबू राजा थे आपके, ये अवध के नवाब थे, ये अवध के थे। मीर कासिम का संबंध था सीधा सीधा आपका किससे? बंगाल से। और शाह आलम द्वितीय का संबंध था दिल्ली से, ये दिल्ली के राजा थे। ठीक है, ये तीनों सेनाएं एक साथ बक्सर के युद्ध में लड़ती हैं, जबकि बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि इस समय ये तीनों सेनाएं एक साथ हार जाती हैं और अंग्रेजों की विजय हो जाती है। अंग्रेज सोचते हैं कि उत्तर भारत पे पूरी तरह से कब्जा किसका हो गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि कर लेती है। और इलाहाबाद की संधि में क्या होता है बाबू? शाह आलम द्वितीय प्लस शुजाउद्दौला को संधि के साथ छोड़ दिया जाता है, दौला को संधि के साथ छोड़ दिया जाता है और उनसे कुछ पैसे लिए जाते हैं। बाद में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सहयोग में खड़े हो जाते हैं और आगे के युद्धों में हमेशा अवध के नवाब ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी का साथ दिया। अगर कोई दुश्मन हमारे यहाँ लड़ने आ रहा है तो हमको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। लेकिन उस वक्त भारत के इतिहास से हमें यह समझने के लिए मिलता है कि अगर कोई भी दुश्मन हमारे सामने से आ रहा है तो हमको पूरी एकता के साथ लड़ना चाहिए, ना कि कुछ लोग उधर चले जाएं, कुछ लोग इधर चले जाएं। जहां भी एकता की कमी होगी हमारा दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा। यही हुआ भारत के इतिहास में कि भारत के लोग बट गए, जिसकी वजह से हमारा दुश्मन ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर हावी हो गया और राज करने में सफल रहा। और अंग्रेजों की यही रणनीति थी कि फूट डालो, राज करो। चलिए आगे चलते हैं। रहेला का युद्ध, रुहेला का युद्ध में आपको सीधी सीधी बात पता चलेगी कि रुहेला के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अवध के नवाब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह तीनों एक साथ लड़ते हैं 1774 के युद्ध में और रुहेला के सरदारों को एक साथ हरा देते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय दिल्ली के नवाब तीनों के तीनों एक साथ हर युद्ध में लड़ने वाले हैं। और ये 1765 के इलाहाबाद की संधि के बाद ये होना शुरू हो गया। पूछा जाएगा इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई? तो शाह आलम द्वितीय और इसी के साथ था आपका शुजाउद्दौला प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके साथ शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं, जिसके बाद ये दोनों साथ में आ जाते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के और हर युद्ध में साथ देते हैं। चलें आगे बात करते हैं अपने आधुनिक भारत के इतिहास की कुछ और स्टडी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा क्या है ना कि युद्ध इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और युद्ध याद करना, सन याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर क्रमवार याद करेंगे तो सारी की सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। मैंने क्वेश्चन को उठाया आपको 1746 से और 1746 से क्रमवार मैं लगातार चलता आ रहा हूँ। 1746, 1748 से 50, फिर 50 से 54, फिर उसके बाद 54 से 58, 58 से 63 तक जितने भी सारे युद्ध हो रहे हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट युद्धों की सीरीज ही करवा रहा हूँ। अगर आप इसको पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इतिहास को एक क्रमवार पढ़ रहे हैं और जिसमें भटकने की तो कोई संभावना ही नहीं है। चलिए, कह रहे हैं अब ये युद्ध है आंग्ल मैसूर युद्ध।
4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। मैंने स्लाइड पे केवल 3 ही लिए क्योंकि ये 3 युद्ध ही केवल आ पा रहे थे। अगले स्लाइड पे अगला आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से लेकर 1769 तक हुआ। इसमें हैदर अली युद्ध में सामना करता है वेल्सटर का, और इसमें इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व करने वाले अंग्रेज को हरा दिया। जिसके बाद पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है। अब आपको बात याद रखनी है कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1767 से लेकर 1769 तक हुआ, और इसमें संधि कौन सी, मद्रास की संधि हुई। बात करें दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की तो 1780 से लेकर 1784 तक हुआ, और वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसको पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है, ये युद्ध में भाग लेता है और हैदर अली को हरा देता है। हैदर अली इस युद्ध में चोटिल हो जाता है, जिसके बाद बीच युद्ध में टीपू सुल्तान को कमान संभालनी पड़ती है, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान और हैदर अली का काफी नुकसान होता है, जिसके बाद मंगलौर की संधि करा ली जाती है। तो आपको संधि याद रखनी, मद्रास मंगलौर। उसके बाद तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होगी देखते हैं। 90 से 92 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, वो टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करता है, और टीपू सुल्तान इस युद्ध में 20 पड़ता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि करने में सफल हो जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ती है, जिसके बाद ये तिलमिलाए होते हैं और संधि कर लेते हैं, लेकिन इनको संधि तोड़ने की आदत होती है, जिसके बाद वो 1795 में ये संधि तोड़ देते हैं, और 1799 में एक बार और युद्ध होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों का, और इस बार अंग्रेज की तरफ से आते हैं आपके लॉर्ड वेलेस्ली साहब, और लॉर्ड वेलेस्ली साहब टीपू सुल्तान को हरा देते हैं, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान 1799 में मारा जाता है। और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है, और मैसूर पे पूरी तरीके से कब्जा किसका हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आज 1799 तक मैंने आपको पूरे युद्ध की सीरीज करवा दी। आगे हमारी सीरीज चलेगी 1800 से 1850 तक। जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी सारी की सारी आपको लेकर आऊंगा। और ऐसा अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सीरीज आपको पर डे मिले, तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे और भी एक YouTube चैनल है जिसपे आप आरपीएफ की क्लास देख रहे हैं, उस पर भी मैं अपनी क्लासेस ले रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो उस पर भी जाके अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट से ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चैनल में आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।